हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार प्लस एकेडमी पर। आज मैं हिंदी के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आने वाली सभी यूपी की जितनी परीक्षा हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल है, यूपी टेट और अदर एग्ज़ाम जो भी यूपी संबंधित जिसमें हिंदी आती है, उसके लिए ये जो हमारे आज का जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। वर्णमाला की क्लास आज देखने के बाद वर्णमाला से जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके कभी भी गलत नहीं होंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी वर्णमाला में क्या दे रखा है? सबसे पहले स्वर। वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं, अर्थात जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। देखिए कुल अगर पूछा जाए कि हिंदी में कुल स्वर कितने हैं तो आपको कितना बताना है? 11। यहीं पर अगर बात कर लें कि अर्थ के आधारों पर स्वरों की संख्या कितनी है तो ये 13। और यहीं पे क्या अगर पूछ लिया कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो 10। इसमें क्या है, जो ऋण होता है उसको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये उच्चारण में नहीं आता है, तो उच्चारण के आधार पर 10 हैं। कुल पूछा जाए तो 11 और अर्थ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। अंग और जो अह होते हैं उसको क्या है, स्वर के अंतर्गत नहीं गिनते। उसको वो किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवा के अंतर्गत। देखिए जो अंग और अह हैं वो क्या हैं? अयोगवास। बाकी जो 11 स्वर हैं अ ई, बड़ी ई, छोटू, ऊ, ऋण, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? हमारे टोटल 11 स्वर हैं। ठीक है ना, बाकी दो अंग और अह क्या है? ये अयोगवा के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए मात्रा के आधार पर स्वर स्वर जो होते हैं उन्हें कितने पार्ट में बांटा गया है? 3 पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहले होता है हमारे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में या इसे हम क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? सब दीर्घ स्वर हैं। और इसके बाद क्या है? लघु स्वर। लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? आ, ई, उ और ऋण। ये किसके अंतर्गत आते हैं? लघु स्वर के अंतर्गत या मात्रिक स्वर के अंतर्गत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसका पार्ट कौन सा है? प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। देखिए जो प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर जो होते हैं उनमें क्या होता है, ये इनका प्रयोग केवल उच्चारण के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग हिंदी भाषा में लिखित के लिए नहीं होता। जैसे ओम, ये क्या है? प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है, इसे याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या दे रखा है। मुख के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए मुख के आधार पर कि मुख कितना खुला हुआ है, बंद है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नंबर 1 दे रखा है हमारा विव्रत स्वर। क्या है विव्रत? यानी कि इसका मतलब क्या होगा? मुख पूरा खुला हुआ। इसके अंतर्गत सिर्फ एक लेटर आता है, वर्ण आता है, वो क्या है? आ। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके बाद क्या है? अर्ध विव्रत स्वर यानी मुख आधा खुला हुआ, तो इसमें क्या आएंगे? आ, ए और औ। ठीक है, याद रखें आ, ए और औ। और इसमें नंबर 3 समृद्ध स्वर। इसमें क्या है? मुख बंद होगा, तो मुख बंद होगा इसमें समृद्ध स्वर का इसका मतलब क्या है? मुख बंद। तो इसमें क्या? ई, उ और ऋ, ये सब क्या है? समृद्ध स्वर हैं। बाकी ये अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत सिर्फ 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ए और ओ, इन्हें भी याद रखें। ये क्या है? अर्ध समृद्ध स्वर। देखिए विवृत स्वर क्या हो जाएगा? आ, अर्धविवृत स्वर आ, ऐ, औ। समृद्ध स्वर ई, उ और ऋ, ये क्या हो जाएंगे? समृद्ध स्वर। और अर्ध समृद्ध स्वर क्या हो जाएंगे? ए और ओ, ये क्या है? अर्ध समृद्ध स्वर। चलिए देखते हैं
जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखिए स्वर जो होते हैं उनको जीवा के आधार पर कैसे बांटा गया है। देखिए जीव के 3 भाग, जीव को क्या है 3 भाग में बांट लिया, अग्र मध्य और पश्च। तो इसके आधार पर जीवा को बांट लिया। तो अग्र स्वर जो जीव के आगे भाग से अगले वाले भाग से बोले जाते हैं वो क्या होगा अग्र स्वर। कौन कौन से ई ए आई। और मध्य स्वर में क्या हो जाएगा केवल आ। इसमें क्या आएगा यहाँ पर आ। अग्र भाग में क्या आएगा यहाँ पर ई ए आई। और पश्च स्वर में क्या जाएगा इसमें यहाँ पर आ उ ओ और औ। ये क्या हो जाएंगे पश्च स्वर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हमारे स्वर जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में इनकी कुल संख्या कितनी है 33 है। इसे याद रखें, पूछ लेते हैं कभी कि व्यंजनों की संख्या कितनी है 33। देखिए अब व्यंजन को अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे पहले क्या है स्पर्शी व्यंजन। इनकी कुल संख्या क्या होती है 25 होती है। कितनी होती है 25। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। का वर्ग, संपूर्ण का वर्ग ये क्या है स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आता है। का खा गा घा अड़ा ये क्या है सब स्पर्शी व्यंजन। देखते हैं संपूर्ण चा वर्ग भी क्या है ये सब स्पर्शी व्यंजन है। टा वर्ग और यहाँ पर ता वर्ग पा वर्ग ये सब क्या हैं स्पर्शी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है 25। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं या रा ला और वा। इनकी संख्या कितनी है 4। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं स हा। ये क्या है ऊष्म व्यंजन है सब। अब देखिए यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं और किस किस से मिलकर बने। तो देखिए संयुक्त व्यंजन होते हैं छ त्रा स्रा और ज्ञ। तो देखिए छा जो मिलकर बना होता है वो किस किस से बना है मिलकर ये ध्यान रखिए पूछ लिया जाता है। छा जो बना होता है वो आधा का और सा से मिलकर बना होता है। वहीं पर बात कर लें त्रा किससे मिलकर बना है तो ये आधा ता और रा। स्रा की बात कर लें तो ये किससे मिलकर बना है यहाँ पर आधा सा और रा। और क्या की बात कर लें तो ये किससे मिलकर बना है ये आधा जा और वहाँ से मिलकर ये बना है। इन्हें याद रखें ठीक है ना, अच्छे से याद रखें। छा त्रा स्रा और ज्ञ इन सबको याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। व्यंजन और स्वर का उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। तो देखिए उच्चारण के स्थान पर देखिए हमारे जो मुंह का भाग है कंठ तालु मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ ये कहाँ से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए कंठ से बोले जाने वर्ण कौन कौन से हैं। देखिए संपूर्ण का वर्ग कंठ से बोला जाता है का ग घ ये सब कहाँ से बोले जाएंगे कंठ से। बाकी जो आ हा और अंग ये सब क्या है ये किससे बोले जाएंगे ये भी कंठ से बोले जाएंगे, इन्हें ध्यान रखना। तालु से बोले जाने वाले वर्ण देखिए चावर्क संपूर्ण चावर चा छा जा जा झा यहाँ ये सब के बोले जाएंगे तालु से। और इसमें ई या और सा कौन सा वाला सलजम वाला सा ये सा का क्रम याद रखना। पहले सा ये आएगा फिर इसके बाद ये सा आएगा और इसके बाद सा। तो ये सब क्रम से तालु आ गया तालब से ये वाला सा हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मूर्धन्य से बोले जाने वाले वर्ण कौन से होंगे टावर्क ये सब किससे बोले जाएंगे मूर्धन्य। यानी टावर जीभ क्या होगी ऊपर लगेगी जाके। मूर्धन्य क्या होता है ऊपर वाला भाग ये क्या कहलाता है मूर्धन्य। तो टा ठा ढा ये जीभ कहाँ लग रही है ऊपर जाके हमारी। इसमें ये वाला सा आ गया रा और ऋण ये किस में हो जाएंगे सब मूर्धन्य में। ये क्या तंत नहीं है क्या मिस्टेक हो गई इसमें दंत होता है ठीक है। ये दंत से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे इसमें। देखिए एक दो का तावर्ग तावर्ग में ता था दा दा धाना यानी कि हाँ इसमें क्या है इन शब्दों को बोलने वर्णों को बोलने पर क्या होगा जीभ जो होगी हमारी जीवा होगी वो दांतों में जाकर टकराएगी। और इसमें ये वाला सा हो जाएगा और सफेरा वाला और इसमें ये क्या है ला। इसे याद रखें ठीक है सा और ला किस में जाएगा दंते में। अब बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है ओष्ठ
यानी ओष्ठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे यहाँ से? पा वर्ग, संपूर्ण पा वर्ग, पा फा वा वा भा मा, ये क्या हो जाएंगे? सब ओष्ठ से बोले जाएंगे। और ऊ ये किससे बोले जाएंगे? ओष्ठ से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कंठ तालु यानी कि कंठ से और तालु से। इसके लिए दो याद रखें, देखो ए किस किस से मिलकर बना है ये? आ और ई से। देखिए आ किससे बोला जाता है? कंठ से, और ई तालु से। इसीलिए कंठ और तालु से इनके ये ए का जो उच्चारण होता है वो कंठ तालु दोनों से होता है। ऐसे ही ऐ का देख लेते हैं नेक्स्ट, ओ और औ। देखिए कंठ ओष्ठ, तो ओ यानी कि आ प्लस ऊ, ये किससे बोला जाता है? कंठ से। और ऊ का उच्चारण स्थान अभी देखेंगे हम कहाँ से? ओष्ठ से होता है। तो ओ और औ का उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ ओष्ठ से, तीन है दोनों को मिलाकर, इसे भी याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दंतोष्ठ यानी दांतों से और ओठ से, यानी ये वाला जो वाह होता है वन वाला, इसका जो उच्चारण होता है वो किससे होता है? दंत ओष्ठ से, ठीक है ना, यह याद रखना। एकमात्र ये दंत ओष्ठ से बोले जाने वाला वर्ण है। नासिक वर्ण, देखिए नासिक जो भी प्रत्येक वर्ग का पांचवा जो अक्षर है वो क्या है? वो सब नासिक से बोले जाते हैं। अणा है, ठीक है ना ये, और ये वहाँ है, अणा है, ना मा और अंग, ये सब क्या है? नासिक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वत्सर्य वर्ण, ये कौन से होते हैं? इसको याद करने के लिए ट्रिक रख लें, सरला ना जा, ठीक है, ये क्या होते हैं? वत्सर्य वर्ण होते हैं, यानी सा राला सरल ना जा, ठीक है ना, इसे याद रखें। और अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? अंग और अ, इस अनुनासिक वर्ण भी ये कहलाते हैं, ठीक है ना, अंग और अ, इनको अयोगवा भी कहते हैं। और उच्चारण के हिसाब देखा जाए तो ये अनुनासिक हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखिए प्राणवायु के आधार पर इनको चार प्रकार से बांटा गया है। घोष, या इसे हम सघोष भी कहते हैं, अघोष, अल्पप्राण, और एक होता है हमारा महाप्राण, ठीक है ना। इनको हम अच्छे से समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, इसमें हम अच्छे से याद रखना। देखिए मैं इसे समझाता हूँ, इसे कोशिश करना इसको। घोष और सघोष, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग, तावर और पा वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ण है वो क्या 345 याद कर लेंगे, ठीक है, घोष और सघोष के लिए। या इसे हम घोष कहेंगे या सघोष, एक ही बात है। ये वर्ण क्या कहलाएंगे? ये सघोष होंगे, ठीक है ना, यानी कि बाद वाले, पहले दूसरे को छोड़कर बाद वाले। अब क्या हो जाएगा इसमें? अंतस्थ व्यंजन कौन से हो जाएंगे? अंतस्थ आई बताए थे मैंने ऊपर, या, रा, ला और वाह, ये भी इसमें अंतर्गत आएंगे। और सभी स्वर, सभी जितने स्वर हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे घोष में। और हा इसमें किस में आएगा? घोष में, ध्यान रखना। हा को काकल्य शब्द भी कहा जाता है, ठीक है, हा जो होता है वो काकल्य शब्द वर्ण भी होता है, ठीक है, सब नहीं वर्ण। हा क्या होगा? काकल्य वर्ण भी कहलाता है, तो ये किस में आ जाएगा? घोष में, ध्यान रखना। देख लें दोबारा सब एक बार, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, यानी बाद वाले तीन अक्षर, अंतस्थ व्यंजन, यारा, अलावा, ठीक है ना, और सभी स्वर और हा, ये किस में आ जाएंगे? घोष या सघोष, एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है? अघोष, इसे देखें, अघोष में क्या क्या बचा? अब देखो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण बचा, ठीक है ना, का और खा, ये चा छा ऐसे, ठीक है ना। और बचा क्या? सा सा सा, यानी तीनों सा और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, ये अघोष में आएंगे, ठीक है ना, अघोष में, ध्यान रखना। पहला और दूसरा और तीनों सा किस में आएंगे? अघोष में। देखिए अगर हम थोड़ा सा इसे ध्यान लगाएं, देखिए आ पहला आ रहा है और घा ये घोष है या सघोष, एक ही बात कर लो। तो देखिए आ पहले आ रहा है तो पहला और दूसरा, देखिए वर्णमाला में जो है आ पहला आता है और घा और सा ये बाद में आते हैं। तो आ यानी इसका मतलब पहले और दूसरे दो वर्ण, ठीक है, और तीनों सा इसके साथ हो जाएंगे। अब बात कर लें घोष, तो ये इसमें आ गए, तो घोष यानी कि वर्णमाला में बाद में आ रहा है तो बाद वाले 345, इसे याद रखेंगे। और इसमें क्या है? और क्या है? अंतस्थ या अलावा हो जाएगा घोष में। और क्या? सभी स्वर और हा जो होगा काकल्य जो होता है वर्ण, ये भी इसके अंतर्गत आएगा घोष में या सघोष में। और अघोष में क्या क्या हो जाएगा? अघोष में हमारा पहला दूसरे और तीनों सा, ठीक है, इसे अच्छे से याद रखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखिए अब अल्पप्राण या महाप्राण,
देखिए ये इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण। देखिए इसमें क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, ठीक है ना, यानी 135 क्या हो जाएगा, अल्पप्राण का कोड याद रखेंगे, ठीक है। बाकी इसकी एक ट्रिक और बताऊंगा मैं अल्पप्राण महाप्राण पहचानने के लिए। और इसमें अंतःस्थ व्यंजन क्या हो जाएगा, या रा और ला, या रा ला और वाह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, अंतःस्थ व्यंजन किस में आएंगे, अल्पप्राण में। और सभी क्या हो जाएंगे, सभी स्वर किस में आएंगे, ये अल्पप्राण के अंतर्गत। देखना इसमें देखो क्या हो रहा है, जिसके अंतर्गत 3 वर्ण आ रहे हैं, ठीक है ना, का वर्ग के, का वर्ग के, चा वर्ग के, टा वर्ग के 3 वर्ण आ रहा है, उसमें क्या है देखो, उसमें स्वर भी आ रहा है और क्या आ रहा है, अंतःस्थ व्यंजन भी आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इधर नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर 2 वर्ण हमें और याद रखने हैं। एक क्या है, एक होता है रा, रा पूछ लेते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, लुंठित यानी रा को बोलेंगे तो एक आवाज़ क्या होगी, एक घूमती हो जाएगी, लुंठित हो जाएगी आवाज़, तो उसको रा को क्या कहते हैं, लुंठित और प्रकंपित व्यंजन। और जो ला जो होता है, इसे हम पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इसे भी याद रखें, पार्श्विक व्यंजन क्या हो जाएगा, ला, और रा क्या हो जाएगा, लुंठित और प्रकंपित व्यंजन। देखिए महाप्राण, महाप्राण को कैसे पहचानेंगे हम, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी इसका कोड कर लेंगे याद हम 24। जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, इसका दूसरा और चौथा जो वर्ण है वो महाप्राण है। और सभी ऊष्म व्यंजन स स स और हा, ये क्या हो जाएंगे, महाप्राण। इसको हम याद करने के लिए एक ट्रिक और भी पहचान सकते हैं। देखिए जिसमें एच का प्रयोग होगा अंग्रेजी में, वो क्या महाप्राण होगा। जैसे कि अभी मान लो खा है, ठीक है, तो खा कैसे लिखते हैं, के एच, ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा महाप्राण है। अब जैसे बात कर लें घा, क्या हो जाएगा, घा, तो घा में क्या आ जाएगा, जी एच, तो एच आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, महाप्राण। अभी हम वहीं देख लें क्या, गा, तो गा में जी नहीं, एच नहीं आ रहा, तो ये अल्पप्राण है, ठीक है। ये वर्ग, जो प्रत्येक वर्ग के लेटर है उसको हम पहचान सकते हैं। जिसमें एच आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा महाप्राण, ठीक है ना। इसे भी ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ पर जो देखो हमारी वर्णमाला जो है वो कंप्लीट होती है। अब वर्णमाला जितने भी प्रश्न बनते हैं आपको कभी भी गलत नहीं होंगे। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।